हमारी शादी की 8वीं सालगिरह थी। मेरे पति आकाश ने इस अवसर पर अपने कुछ खास दोस्तों और परिवार के लोगों को हमारी खुशी में शामिल होने के लिए घर पर आमंत्रित किया था। शाम ढलते ही मेहमान घर पर आने लगे। हम दोनों बहुत खुश थे, पर इस खुशी के अवसर पर भी मेरा मन उदास सा था, क्योंकि शादी के 8 साल बाद भी मेरी कोई संतान नहीं थी। जाने कितने मन्नतें मांगी मैंने भगवान से कि वे मेरी गोद भर दे। कई डॉक्टर को भी दिखाया, पर सब कुछ ठीक होते हुए भी आज तक मेरी गोद खाली ही थी। मैं अपनी उदासी को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाए मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी। खाने का समय हो चला था। मैं खाना सर्व कर रही थी कि तभी अचानक ही मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। आकाश ने तुरंत ही डॉक्टर को फोन करके घर पर बुलाया। डॉक्टर ने मेरी जांच की और फिर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे सालों से बंजर पड़ी जमीन पर मानो अचानक ही फसल लहरा रही हो। डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जिस खबर को सुनने के लिए मैं रात दिन तड़पती थी, आज उस खबर को सुनते ही मैं अनायास ही रोने लगी। आज मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि आंसू सिर्फ तकलीफ में ही आंखों से नहीं बहते, बल्कि कई बार हद से ज्यादा खुशी भी हो आंखों से आंसू बन बहने लगती हैं, क्योंकि अक्सर सुख या दुख के वक्त करने के लिए शब्द मौन हो जाते हैं, लेकिन आंख आंखें ना कहाँ मौन होना सिखाए। मेरी शादी का ये सालगिरह मेरे जीवन की एक यादगार सालगिरह बन गई। सभी हमें बधाइयां देने लगे। आकाश, जो हमेशा अपने पिता बनने की चाहत को मुझसे छुपाए रखते थे, वे इस वक्त बहुत खुश थे। आखिर वह दिन भी आया जब मेरी खुशी मेरी गोद में थी। भगवान ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा बेटा दिया। मैं अपने बेटे को अपनी गोद में देखे खुशी से रोते हुए उसे चूमने लगी। तभी अचानक तभी आकाश मेरे कमरे में आए। उनके साथ डॉक्टर भी थे। डॉक्टर ने मुझसे मेरे बच्चे को लिया और उसको चेक करने लगे। मैंने देखा कि आकाश परेशान लग रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या है। तभी डॉक्टर ने मुझे मेरे बच्चे को वापस पकड़ाते हुए कहा कि मैं श्योर हूँ, आपका बच्चा देख नहीं सकता। ये सुनकर मैं एकदम सुन्न हो गई। मेरा कुछ समझ ही नहीं आया कि डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं। मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। डॉक्टर की बात सुनकर आकाश भी उदास से चुप खड़े थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां से चले गए। मैं आकाश की ओर देखते हुए उनसे पूछी कि डॉक्टर क्या कह रहे थे। मेरा बच्चा देख नहीं सकता, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है। आप इसकी आंखें देखिए आकाश, कितनी सुंदर हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चा देख नहीं सकता। जरूर डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी आकाश मेरे पास आए और बच्चे को अपने गोद में उठाकर रोने लगे और बोले कि अवनी, डॉक्टर सही कह रहे हैं, हमारा बच्चा कभी भी देख नहीं सकता। आकाश की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरे कान में किसी ने पिघला शीशा डाल दिया हो। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस खुशी को पाने के लिए मैं सालों से दिन रात तड़प रही थी, आज उस खुशी को पाकर मैं खुश हूं या रोऊं। मैं तब C8 तक अपने बेटे को देखे जा रही थी। मेरा बेटा इस वक्त मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा लग रहा था। उसके निश्चल मासूम चेहरे को देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैंने तुरंत ही उसे अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। आकाश मुझे चुप कराते हुए बोले कि रो मत अवनी, कम से कम भगवान ने हमें औलाद का सुख तो दिया ना। हमारा बच्चा उन्हीं का आशीर्वाद है, देखना सब ठीक हो जाएगा। आकाश ने मुझे हिम्मत दिलाई और कुछ ही देर में भी सामान्य हो गई। मुझे भी लगा कि सच ही तो है, ये मैं भगवान के आशीर्वाद से मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला। मेरा बच्चा उन्हीं का आशीर्वाद है और ये अब यही मेरी दुनिया है और मेरी जिंदगी भी।
मैंने अपने बच्चे का नाम अंश रखा, हमारा अंश। मैंने अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाया कि मैं अपने अंश को कभी भी किसी पर आश्रित नहीं होने दूंगी और ना ही उसकी कमी को उसकी कमजोरी बनने दूंगी। मैं अंश को हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा ध्यान रखती। मेरी रात उसके सीने से और सुबह उसे जगने के साथ होती। अंश के 4 साल हो जाने पर हमने उसका दाखिला एक ब्लाइंड स्कूल में करवाया। लेकिन आगे का सफर हमारे अंश के लिए आसान नहीं था। कई बार अंश के पूछे सवाल मुझे अंदर तक तोड़ देते थे, पर मैं बड़ी हिम्मत से बिना टूटे, बिना रोए उसके सारे सवालों का जवाब देती। जब भी वह मुझसे पूछता कि माँ, मुझे हर चीज काली क्यों दिखती है? आवाज तो सुनता हूँ पर कोई दिखता क्यों नहीं? आप भी मुझे नहीं दिखाई दिखती, पापा मुझे नहीं दिखते, क्या आप लोगों को भी मैं नहीं दिखता हूँ? क्या हर चीज काली ही है? ऐसा अनगिनत सवाल जिसका जवाब देते हुए मेरी आत्मा रो देती। समय गति से बढ़ता गया। अंश अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और मेरे कहने पर उसने शिक्षक के पद पर आवेदन किया था। हालांकि अंश का मन नहीं था फॉर्म भरने का, क्योंकि अंश जॉब नहीं करना चाहता था। वह कहता है कि वह ऐसे किसी जगह नहीं जाएगा जहां मैं उसके साथ ना रहूं। पर मैं अंश को अब बिना मेरे सहारे के आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। मैं उसे अक्सर समझाती थी कि अब उसे खुद को खुद से ही संभालना पड़ेगा। मैं हर वक्त तो उसके साथ नहीं रह सकती ना। लेकिन वह बड़ी लापरवाही से मुझसे कहता, क्यों, आप कहीं जा रही हो? आपको पता है ना कि मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। उसके मुंह से ऐसी बातें सुन कर मैं परेशान हो जाती थी। इस बारे में जब मैंने आकाश से बात की तो उन्होंने भी वही कहा जो अंश कहता। लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता था, क्योंकि मैं चाहती थी अब अंश बिना मेरे सहारे की अपनी मंजिल की ओर बढ़े। लेकिन अंश की सोच से मैं परेशान रहने लगी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कभी कभी मैं अंश की इस सोच के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैंने ही अंश को अपने सहारे की आदत डाल दी है। अंश की इस सोच की वजह शायद मैं खुद थी। इसी बीच अंश को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। इस खबर को सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो आज मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया हो। आखिर अंश अपने पैरों पर जो खड़ा हो गया था, उसे उसकी मेहनत का परिणाम मिल गया। पर न जाने क्यों अंश खुश नहीं लग रहा था। मैं अंश से पूछी कि क्या बात है बेटा, तुम अपनी सफलता पर खुश नहीं हो? वह बोला कि माँ, मैं ये सब आपको बिना कैसे कैसे कर पाऊंगा? ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा? आखिर यहाँ तक भी तो तुम खुद अपनी मेहनत से पहुंचे हो ना? आगे भी तुम सब कर लोगे और फिर मैं भी तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज अंश को कॉलेज में ज्वाइन करना था, लेकिन वह मेरे बिना जाने को तैयार नहीं था और आराम से सो रहा था। मैंने कई बार उसे समझाया, पर वह अपने ही जिद पर अड़ा रहा और ज्वाइनिंग के लिए नहीं गया। 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अंश आज भी ज्वाइनिंग करने नहीं गया। बस एक ही बात कहता था, माँ, मुझे नहीं जाना है, मैं घर पर ही ठीक हूँ। मैं उसे समझा के थक गई, लेकिन वह मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिर में थक कर मैंने अंश की बेहतरी के लिए एक निर्णय लिया। अब मैं अपनी ममता को अंश की कमजोरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए आकाश को बताकर मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ रहने चली गई। मैंने आकाश से कहा कि वह अंश से कह देंगे कि वह उनसे नाराज होकर गई है। शायद वह कुछ दिन मेरे बिना रहे तो समझ जाए कि उसे अब बिना सहारे के ही आगे बढ़ना होगा। मेरे इस फैसले में आकाश ने मेरा साथ दिया और मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ चली गई। जाने से पहले मैंने आकाश को अंश की हर एक जरूरत के बारे में समझा दिया था। मैं अंश को पहली बार ऐसे अकेले छोड़कर कहीं जा रही थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने फैसला कर लिया था कि मेरा फैसला सख्त था, लेकिन अंश की बेहतरी के लिए
ये जरूरी भी था। मैं अंश से बिना मिले और बिना कुछ बताए ही अपनी माँ के यहाँ चली आई थी। मुझे अंश की बहुत याद आ रही थी। मैंने आकाश को फोन करके अंश के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद से अंश बहुत परेशान था और हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। जब मैंने उससे कहा कि तुम उससे नाराज होकर गई हो तो वह बहुत उदास हो गया। उसने तुम्हें फोन भी किया पर तुमने बात नहीं की। एक दो दिन तो वह बिल्कुल चुप था और अपने कमरे से बाहर भी नहीं आया और ना ही उसने मुझसे ही कोई बात की। पर आज सुबह वह थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, कहूँ तो शाम को तुम्हारी बात करवाऊँ। आकाश, क्या वह अपनी जॉब पर जाने के लिए तैयार है? पता नहीं अवनी, इस बारे में तो उसने कुछ नहीं कहा और मैंने पूछा भी नहीं। मुझे ये बात सुनकर दुख हुआ कि अंश अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। मेरा मन उदास हो गया। तुम इतना क्यों परेशान हो अवनी? हमारे एक ही तो बेटा है, सब कुछ उसी का ही तो है। अगर वह नौकरी नहीं करना चाहता है तो उसकी मर्जी। लेकिन आकाश, अंश ने मुझसे अंश ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में और अब मैं उसे हारते हुए नहीं देखना चाहती। बस वह थोड़ी सी कोशिश करेगा तो वह अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगा। मैं बस यहाँ देखना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बिना सहारे आगे बढ़े, वह भी सामान्य बच्चों की तरह अपनी लड़ाई खुद लड़े। और फिर हम हमेशा तो उसके साथ नहीं रहेंगे ना। आप देखिएगा आकाश, वह मेरा सपना कभी नहीं तोड़ेगा। मैंने आकाश से अंश का ध्यान रखने को कहा और फोन रख दिया। माँ के यहाँ आए मुझे आज 7 दिन हो गए थे। ये 7 दिन मुझे 7 साल से लग रहे थे। एक सुबह आकाश का फोन आया। इतने सुबह आकाश का फोन देखकर मैं घबरा गई। फोन उठाते ही मैं आकाश से पूछ सब ठीक है ना आकाश? इतने सुबह फोन? हाँ उन्हें सब ठीक है, बस तुम्हें खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आकाश ने बताया कि आज सुबह अंश बिना किसी की मदद के अपनी ज्वाइनिंग के लिए अकेले ही कॉलेज गया है। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, शायद उतनी ही खुशी जितनी अंश को पहली बार अपनी गोद में लेकर हुई थी। आखिर अंश ने मुझे हारने जो नहीं दिया। मैं अंश से दूर थी, दूर जरूर थी, पर हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती। ना जाने उसकी जॉब का पहला दिन कैसा रहा होगा। वह कैसे हर चीज को अकेले संभाल रहा होगा। उसे परेशानी तो नहीं हो रही होगी। कई बार मन होता कि वापस अपने बेटे के पास चली जाऊं, पर उसकी बेहतरी के लिए मैं अपनी भावनाओं को दबा देती, क्योंकि मेरा बेटा अभी भी जाना शायद ठीक नहीं रहता। कुछ दिनों में जब अंश व्यवस्थित हो जाएगा, मेरा तभी जाना ठीक रहेगा। बस यही सोचकर मैं कुछ दिन और माँ के यहीं रुकी थी। आज शाम माँ ने मुझे एक चिट्ठी लाकर दी और बोली कि अवनी, ये अंश की चिट्ठी है। मैंने तुरंत ही चिट्ठी खोली और अपनी आंखें बंद कर अंश की चिट्ठी को पढ़ने लगी। माँ, मैं आपका अंश। कैसी है माँ आप? मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज होकर गई हैं, लेकिन माँ, आपने जाने से पहले एक भी बार नहीं सोचा कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरी बेहतरी के लिए ही मुझसे दूर गई हैं। पर आप ही बताइए माँ, जब से मैंने होश संभाला है हर वक्त सिर्फ आपको ही अपने पास पाया है। मुझे नहीं पता था सुबह कैसे होती है। उगते सूरज के प्रकाश से मेरी आंखें अनभिज्ञ हैं, लेकिन जब आप मेरे बालों को सहलाकर जगाती हैं तब मुझे सुबह के होने का एहसास होता है। हर वक्त ही अंधेरे में रहता हूँ, पर आपकी लोरी मुझे रात होने का एहसास कराती है। सिर्फ आपके स्पर्श की कोमलता को ही पहचानता हूँ। बस एक आपकी ही खुशबू को मैं महसूस कर पाता हूँ। सामान्य बच्चे भी ठोकर लगने से गिर पड़ते होंगे, लेकिन आपने कभी मुझे ठोकर लगने ही नहीं दी। आप हर बार ठोकर लगने से पहले ही अपनी मुझे थामा है। मेरे हर आंसू और हर हंसी में आप शामिल रही। माँ, फिर आज अचानक ही आप मुझे नाराज अकेला छोड़ के गई।
मुझे पता है माँ, आप भी मुझसे दूर रहकर खुश नहीं होंगी। माँ, आपसे मैं आपकी हर बात मानूंगा। अब आप वापस आ जाइए माँ। और हाँ, आपको पता ही होगा कि मैं अपने काम पर जाने लगा हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बस अब आप अपनी सारी नाराजगी छोड़कर अपनी अंश के पास लौट आओ माँ।